Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical, and the numerical is based on the grouping of resistances. And this numerical I am taking from Unit 2 Current Electricity Class 12th. This is the very most important article. बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों से CBSE का पैटर्न चेक करें और उनके एग्ज़ाम पेपर को उठा के देखें तो उस क्वेश्चंस पेपर के जितने भी सेट हैं उन सभी सेट में या तो रेजिस्टेंस या फिर किरचॉफ्स लॉ, इसके ऊपर डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, जिसमें आपको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस दे दिए जाते हैं और एक अरेंजमेंट होता है उसके अंदर सीरीज़ और पैरेलल का, और कहा जाता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, दो टर्मिनल्स में इफेक्टिव पोटेंशियल निकालो या फिर इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। तो इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली आते हैं। तो इसीलिए इस न्यूमेरिकल्स की मैं वीडियो के थ्रू आज आपको ये न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगा और जल्दी ही इसकी वीडियो भी आप तक शेयर कर दी जाएगी ताकि आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो क्या है वो न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज find the effective resistance between points A and B of a hexagonal circuit as shown in figure 1। ये सर्किट आप देख पा रहे हैं, सर्किट के अंदर मैंने एक रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क लगाया हुआ है। अब दिस इज नॉट ए सिंपल सर्किट, इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मीन्स इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस बट यू डोंट नो whatever is in parallel and whosoever is in series, कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो स्टूडेंट्स को यही पर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ की जजमेंट ही नहीं कर पाते, उसका इवैल्यूएशन ही नहीं कर पाते कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब तक आप इस चीज़ की जजमेंट नहीं कर पाएंगे, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि विच रेजिस्टेंस इज इन सीरीज एंड विच वन इज इन पैरेलल, तो आप न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियोस के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हमें पेपर में सोल्व करना है। तो देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस between points A and B of a hexagonal circuit as shown in figure 1। ये आपको एक हेक्सागोनल सर्किट दिया हुआ है, वो कह रहा है कि इसका आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करके दे A और B के बीच में। इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर आप ध्यान से देखें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की झलक आ रही है। तो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं। क्या था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में हल्का सा एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा। सो सपोज दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस से P एंड दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस से Q, दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस से R एंड दिस इज द फोर्थ रेजिस्टेंस से S, और इसके बीच में मैंने लगा दिया क्या, गैल्वेनोमीटर, एंड दिस टर्मिनल इज से C एंड D एंड दीज 2 पॉइंट इज A एंड B। मैं हल्की सी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि इस कंसेप्ट का हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ने कहा था, इफ देयर आर द 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज एंड इफ द रेशियो ऑफ द आर्म्स रेजिस्टेंसेस P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। अगर जो रेजिस्टेंस की रेशियो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S हो जाए तो उस केस में आपका जो ब्रिज होता है वो बैलेंस्ड होता है।
अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। सेम पोटेंशियल पे होंगे इट मीन्स इस वायर में से कोई भी करंट नहीं चलेगा, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगा। ये हमने वीट-स्टोनब्रिज प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था। दोबारा सुने, अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंसीज हैं और चारों रेजिस्टेंसेस एक ब्रिज की फॉर्म में लगे हुए हैं, और अगर रेशियो आर्म्स का जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाता है। और जब भी ब्रिज बैलेंस होगा तो उस केस में ये जो दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉइंट C और एक पॉइंट D, ये दोनों क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। If both the point C and D are at the same potential, it means no current is to be flowing across these arms. इस आर्म में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगा। ऐसा ही कुछ हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, और मैं आपको एक बार रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है और रेजिस्टेंस इन पैरेलल उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो आपको ध्यान है कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज, if there are the large number of resistances, say R1, R2, R3 dash dash Rn, if they are connected in series, then their net effective resistance Rs वो कितना आया था, sum of the individual resistances। इस कंसेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे कि अगर हमारे पास n रेजिस्टेंसेस हैं और वो अगर सीरीज में लगे हुए हैं, तो उस केस में जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होगा। सेकेंड पॉइंट, ये भी मैंने आपसे पैरेलल का डिस्कस किया था, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के केस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि R1, R2, R3 डैश डैश Rn n रेजिस्टेंसेस है और वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मतलब 1/Rp वो होता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये हमने रिजल्ट्स सीरीज और पैरेलल के केस में पढ़े थे। इन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करूंगा बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B। तो सबसे पहला मेरा काम होगा ये चेक करना कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। और अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं एक वीट-स्टोनब्रिज प्रिंसिपल है, GCHD, दिस इज द वीट-स्टोनब्रिज एंड DFEK, दिस इज आल्सो ए वीट-स्टोनब्रिज। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वीट-स्टोनब्रिज प्रिंसिपल यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को सोल्व करेंगे, इस सर्किट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। तो R/R, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो रेशियो कितनी आ रही है, 1:1। इसका मतलब क्या है, ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट C एंड D दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे। और अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसका मतलब कोई भी करंट इस आर्म CD से पास नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द फिगर 1, दिस इज द फिगर 1। तो फर्स्ट पॉइंट, एज the bridge GCHD is balanced, ये ब्रिज क्या है हमारा, बैलेंस है। तो इट मीन्स सो द पॉइंट C and D are at the same potential। तो ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर है, हमारे सेम पोटेंशियल पे है। इट मीन्स नो करंट फ्लोज अक्रॉस द
wire CD. Hence, we may ignore the resistance in the arm CD. इसका मतलब अगर ब्रिज बैलेंस है, आप देख रहे हैं कि जो रेशियो आ रही है R बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, द ब्रिज इज बैलेंस। तो ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब पॉइंट C और पॉइंट D दोनों क्या है हमारे सेम पोटेंशियल पे है। इफ द पॉइंट C एंड D बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, इट मीन्स नो करंट इज टू बी फ्लो अक्रॉस द आर्म CD, इसमें से कोई भी करंट नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हम इस रेजिस्टेंस R को यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। तो अब इस रेजिस्टेंस R को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। इसी तरह अगर आप नीचे वाले सर्किट पे आए, FDKE, सिमिलरली for the bridge FDKE पे आए तो फिर दोबारा से दिस इज P, दिस इज R बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, तो 1:1, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अगेन द ब्रिज इज बैलेंस, अगेन द ब्रिज इज बैलेंस। इसका मतलब फिर दोबारा से ब्रिज बैलेंस है। तो फॉर द ब्रिज BCDE, ठीक है, एज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आपको दिखाया कि ब्रिज बैलेंस है, ठीक है। सो द पॉइंट्स D and E are at the same potential। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट किस पे है, सेम पोटेंशियल पे। हेंस इट मीन्स नो करंट flows across the arm DE। इसका मतलब इस आर्म में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। Hence we may ignore the resistance इन दी आर्म DE। इसका मतलब मैं इस DE आर्म में से रेजिस्टेंस को क्या कर सकता हूं, इग्नोर करता हूं। तो इसका मतलब इसको भी हम रब कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस भी हमारा हट गया, सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। अब मैं क्या करूंगा, ड्रॉ दी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर 1। अब मेरा काम होगा इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर 1। तो इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर करंट, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कैसे पता चलता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। जिन भी दो आर्म्स पे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, अगर तो करंट उन दोनों आर्म्स में सेम जा रहा है, इफ द करंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म्स इज सेम, देन द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। लेकिन अगर दोनों आर्म्स में करंट अलग अलग जा रहा है, डिवाइड होके आ रहा है, तो इसका मतलब आर्म्स पैरेलल में। इफ द करंट इज डिवाइडेड इन बोथ द आर्म्स, देन द रेजिस्टेंस हुज आर कनेक्टेड इन दीज सच आर्म्स आर इन पैरेलल। तो पैरेलल, तो हम पैरेलल का रिजल्ट यूज करें।
अब आप ध्यान से देखें कि अगर यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा दूँ, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ, तो ये करंट आया, ये करंट जब इसमें जाएगा तो ये इस आर्म में भी डिवाइड होगा और इस आर्म में भी डिवाइड होगा। दोबारा देखिए, अगर करंट यहाँ से आता है तो ध्यान से देखें, ये करंट इस आर्म में भी चला गया और इस आर्म में भी चला गया। अब जो करंट इस आर्म में आया वो करंट इसमें भी डिवाइड हो गया और इसमें भी डिवाइड है। इसका मतलब ये वाली दोनों आर्म्स किस में है, पैरेलल में है, पहली बात। लेकिन जो करंट यहाँ से जा रहा है वही सेम करंट तो यहाँ से जा रहा है। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस एंड अक्रॉस दिस आर सेम। तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सबसे पहले दिस इज पॉइंट G, दिस इज पॉइंट H, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। दिस इज R एंड दिस इज R। इसी तरह आप ध्यान से देखिए, जो करंट यहाँ आया था उस करंट का कुछ पार्ट यहाँ चला गया था और कुछ पार्ट यहाँ चला। जो करंट यहाँ गया था वही करंट तो यहाँ गया था। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। देखें, जो करंट यहाँ आ रहा है उस करंट का कुछ पार्ट यहाँ जा रहा है और कुछ पार्ट यहाँ आ रहा है। जो करंट यहाँ आ रहा है वही करंट यहाँ जा रहा है। इसका मतलब दोनों किस में है, सीरीज में है। तो दिस इज पॉइंट F एंड दिस इज पॉइंट K। तो यहाँ पे भी दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। अब आप ध्यान से देखिए दोबारा, जो करंट यहाँ गया वो करंट इस आर्म में गया, इस करंट में गया। इन दोनों आर्म्स में जाने वाला करंट अलग अलग है। तो इसका मतलब ये दोनों आर्म्स किस में है, पैरेलल में है। ये वाली आर्म्स और ये वाली आर्म्स, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। इसी तरह ये वाली आर्म्स और ये वाली आर्म्स, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। क्योंकि करंट जब यहाँ से आया था तो करंट इसमें भी डिवाइड हुआ था, इसमें भी। इसका मतलब ये दोनों आर्म्स पैरेलल में है और यहाँ भी करंट और यहाँ भी करंट, दोनों डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज में है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो दिस इज द पॉइंट से F, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो लीजिए, दिस इज R, दिस इज R। इसी तरह ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। दिस इज R एंड दिस इज R। ठीक है, तो ये दोनों किस में थे, हमारे पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में और इन दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में। अब हमारे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैं बोल देता हूं फिगर 2। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ध्यान से। नाउ we have to draw the equivalent circuit of figure 2। करें ड्रॉ। दिस इज पॉइंट G। अब आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में है, सीरीज में है। क्योंकि जो करंट, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट P, जो करंट यहां आएगा वो करंट इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी। दोबारा देखें, जो करंट A से एंटर करेगा वो करंट इन तीनों आर्म्स में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये तीनों आर्म्स किस में है, पैरेलल में है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो करंट यहां जा रहा है वही करंट यहां जा रहा है और वही करंट यहां जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों किसके अंदर है, आपके सीरीज के अंदर। तो इसका मतलब जब सीरीज में है तो रिजल्ट यूज करेंगे, कितना आएगा, R1 प्लस R2, मतलब R प्लस R दैट इज 2R। इसका मतलब यहाँ पे आपका कितना रेजिस्टेंस है, 2R। दिस इज द पॉइंट H। इसी तरह आप यहाँ पे आए, दिस इज R, दिस इज R। अब ये जो आर्म के अंदर जो करंट गया ये फर्दर डिवाइड हुआ इसके अंदर,
ये जो करंट आया ये फर्दर इस आर्म में डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। और अगर पैरेलल में है तो पैरेलल का रिजल्ट क्या होता है, 1/r प्लस 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/r प्लस 1/r, तो कितना आ गया आपके पास, दैट इज 2/r मीन्स r/2। तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारे पास दैट इज r/2। इसी तरह सेम मैनर से जो करंट यहाँ जाएगा वो करंट इस आर्म में और इस आर्म में, दोनों आर्म में क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होगा तो ये दोनों भी किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास सेम मैनर से r/2। इसी तरह जो करंट यहाँ जा रहा है वो करंट इसमें और इसमें दोनों में क्या है, सेम है। तो दिस इज अगेन 2r, दिस इज द पॉइंट B and this is the point A, this is figure 3। अब मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा किसका, इस फिगर 3 का। अब मैं क्या करूंगा, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर 3। अब मेरा काम क्या होगा, now we have to draw the equivalent circuit of फिगर 3। अब मैं इस फिगर 3 का क्या करूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट निकालूंगा। तो आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें देखिए ध्यान से। जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट, उसका कुछ पार्ट यहाँ डिवाइड हुआ, कुछ पार्ट यहाँ डिवाइड हुआ, कुछ पार्ट यहाँ डिवाइड हुआ। तो करंट इन तीनों आर्म्स के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये तीनों आर्म्स किस में है, मेरी पैरेलल में। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो जो करंट इसके अंदर जा रहा है वही करंट तो इसके अंदर जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों में करंट क्या है आपका, सेम है। तो इसका मतलब दे आर इन सीरीज। तो पहले इसी को मैं सोल्व करूंगा। दिस इज G, this is 2r, this is point H, again देखिए ध्यान से, ये जो करंट यहाँ पे गया उस करंट का कुछ पार्ट इस आर्म में चला गया, कुछ पार्ट इस आर्म में और कुछ इसमें। इसका मतलब ये वाली आर्म, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म तीनों किस में है, पैरेलल में है। लेकिन जो करंट यहाँ जा रहा है वही सेम करंट तो यहाँ जा रहा है। इसका मतलब दोनों किस में, सीरीज में है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। दिस इज पॉइंट G, दिस इज पॉइंट H एंड दिस इज रेजिस्टेंस इज से 2R। नाउ अगेन दिस इज पॉइंट, हमारे पास ये पॉइंट था F और ये पॉइंट था K। इसमें भी कितना है हमारा रेजिस्टेंस, 2R। अब ध्यान से देखिए, ये जो सेंटर वाली लाइन है ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में दो रेजिस्टेंस क्या होते हैं हमारे, ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब R/2 प्लस R/2 दैट विल बिकम इक्वल टू R। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपका कितना है, R। तो दिस इज टर्मिनल A एंड दिस इज टर्मिनल B। मुझे फाइंड आउट करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस किस टर्मिनल का, A का और B का। अब आप ध्यान से देखिए, जो करंट यहाँ से आएगा उस करंट का कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें और कुछ इसमें। ठीक है, तो तीनों किस में है, ये हमारे पैरेलल में है। तो मैं मान लेता हूँ कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है से R'। लेट R' बी द इक्विवेलेंट resistance of the resistances to R, R and 2R whose are connected in parallel।
मैंने मान लिया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R डैश, तो पैरेलल का रिजल्ट लगाएंगे तो 1/R डैश इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। तो यहाँ से क्या करेंगे 2R हमें एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 4/2R मीन्स 2/R। तो R डैश कितना आ गया आपके पास R/2 मतलब 0.5R। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R डैश वो कितना आया 0.5 ओम। इसका मतलब जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन द आर्म A एंड B दैट विल बिकम इक्वल टू 0.5 ओम। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट द numericals or which is based on concept of resistance in series and parallel। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि कैसे हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो मैं आप तक जल्दी ही पहुंचा दूंगा और इस वीडियो की हेल्प से आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। और ये वीडियो इसलिए भी इतनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फ्रिक्वेंटली पेपर में 3 या 4 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगेन आई एम सेइंग कि इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट्स, देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें एंड शेयर इट मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स so that they can also take the advantage of this video and clear his or her concept in a simplified ways। धन्यवाद।